हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है व्यतिकरण। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका दो तरंगों का व्यतिकरण। देखिए इसमें जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर बहुत कम अथवा शून्य रहती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता क्या अधिकतम होनी चाहिए, और विनाशी व्यतिकरण के लिए बिंदुओं पर तीव्रता क्या है, बहुत कम, लगभग शून्य होनी चाहिए। ठीक है, परिणामी तीव्रता देखिए निकालने के लिए माना एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चल रही हैं जिनके आयाम a1 व a2 हैं तथा माध्यम के किसी बिंदु पर उनके बीच कलांतर फाई है। यदि उन बिंदु पर इन तरंगों के कारण विस्थापन y1 व y2 हो, तब देखिए इसके लिए इक्वेशन होती है y1 इजिकल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई और y2 a2 साइन ओमेगा टी। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तीव्रता हम जानते हैं y इजिकल टू y1 प्लस y2 होगी। तो दोनों इक्वेशन है हमारे पास, y1 और y2 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। ये क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसका फॉर्मूला खोल देंगे। ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी की टर्म में हम इसको खोल देंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा a1 साइन ओमेगा टी और कॉस फाई प्लस a1 के अंदर मल्टीप्लाई हो गई है और यहाँ से आ गया साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस ये ऐसे ही लिख दिया a2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें और इसमें देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ अंदर जो बचा, यहाँ से बचा a1 कॉस फाई और यहाँ से बचा है a2। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म ऐसे ही लिख दी है हमने यहाँ पर। और हमने क्या किया, इस वाली टर्म को हमने कुछ मान लिया, इसको मान लिया a कॉस थीटा और इस सेकेंड वाले को मान लिया a1 साइन फाई को b साइन थीटा। ठीक है इन दोनों को हमने मान लिया है। मानने के बाद क्या है, ये दोनों हमने उठा के ये दोनों को मानने के बाद यहाँ पर पुट कर दिया है। पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन आ गई है ये y इजकल टू ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। यहाँ से अगर हम साइन, यहाँ से a और a को हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर फार्मूला जो है किसका, साइन a प्लस बी का फार्मूला बन गया है। तो ए की जगह ओमेगा टी है और बी की जगह थीटा है, तो ये आ गया y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अतः परिणामी विस्थापन एक ऐसी तरंग के कारण है जिसका आयाम क्या है, a है। ठीक है, आयाम हमारा यहाँ पर a है। हमने जो इक्वेशन अभी ऊपर मानी थी, ये देखिए ये वाली दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, इनका स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे आयाम की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, इनका स्क्वायर किया और ऐड कर दिया है, इनको प्लस कर दिया है। ठीक है, इनकी वैल्यू ये है, दोनों प्लस में हो गई हैं। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, a2 का स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 यहाँ से कितना आ गया, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से हमने a1 का स्क्वायर कॉमन ले लें अगर हम, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, फिर से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और a2 ये ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पर, और ये पूरा ऐसे ही लिख दिया 2a1 a2 कॉस फाइव। चूंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है अतः परिणामी तीव्रता कितनी होगी, आई की वैल्यू क्या है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती। ठीक है, इसको अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट ले लिया हमने यहाँ पर के। ठीक है, तो हमने क्या है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। जब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये a स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, ये है, ये यहाँ पर पुट कर देंगे और k के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो गई और a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी है, जहाँ k क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यदि व्यतिकारी तरंगों की अलग अलग तीव्रताएं i1 और i2 हो तब, देखिए
अब क्या है, इनके अलग अलग हमने तीव्रताएं ले ली, I1 K1 के A1 स्क्वायर और I2 के A2 का स्क्वायर। फिर ये दोनों वैल्यू क्या है हमने यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दी, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर मिलने वाली दोनों तरंग के बीच कलांतर फाई पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर ये फाई आ रहा है, इस पर निर्भर करती है। आगे देखिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए देखिए, किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता अर्थात संपोषी व्यतिकरण के लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या है, अधिकतम तीव्रता कब होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है कॉस में। ठीक है, तो फाई की जगह कितना रखेंगे, 0, 2 पाई 4 पाई। ठीक है, तभी क्या है, कॉस फाई की वैल्यू 1 आएगी। तो इसके लिए हमने ये लिख लिया फाई इक्वल टू 2m पाई। m क्या है यहाँ पर, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। m की वैल्यू देखो यहाँ पर 0 रख के देखेंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 0 रखेंगे तो ये फर्स्ट वाला बन जाएगा। अब 1 रखेंगे तब ये 2 पाई बन जाएगा यहाँ पर रखते ही। फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, तो क्या जाएगा 4 पाई आ जाएगा। ऐसे ही रखते चले जाएंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आई मैक्सिमम की वैल्यू जो हम यहाँ पर रखेंगे, आई मैक्सिमम I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इजिकल टू, यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है यहाँ पर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आई अंडर रूट I1 प्लस I2 के होल स्क्वायर का। ठीक है, I1 और I2 की वैल्यू अभी हमने ऊपर मानी थी कितनी, K1 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। तो यहाँ से हमारी आई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई KA1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अतः जिन बिंदु पर व्यतिकरण करने वाली तरंग एक ही कला में मिलती है अर्थात उनके बीच 0, 2 पाई 4 पाई का कलांतर होता है, उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में देखिए, किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता अर्थात विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या है, न्यूनतम होनी चाहिए। कॉस फाई की वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है। -1 कब आएगी, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या हो, पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 7 पाई हो एंड सो ऑन। ठीक है, ये कब बनेगा, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है फाई इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई। ओके, इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3। सही है, जब यहाँ पर देखो m की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा पाई बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 पाई बन जाएगा और 3 पुट करेंगे तो 5 पाई बन जाएगा। ओके, तो आई मिनिमम कितना आ गया, I1 प्लस I2 और कॉस फाई की वैल्यू हमने कितनी रख दी, -1 रख दी, इसके कारण यहाँ पर माइनस आ गया है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, I1 माइनस अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 के होल स्क्वायर का। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है K1 का स्क्वायर प्लस वो माइनस K2 का स्क्वायर, यहाँ पुट किया, K बाहर ले लिया, ये आ गया हमारे पास इतना। अतः जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाले तरंगे विपरीत कलाओं में मिलती हैं अर्थात उनके बीच कलांतर पाई 3 पाई 5 पर होता है, उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या है, न्यूनतम होती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें आपका प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश में व्यतिकरण देखने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। इसके लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए, देखिए, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए, दोनों तरंगों की तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर तथा लगभग बराबर होने चाहिए, प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए। ठीक है, और दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है, इनकी ये कंडीशन है। नेक्स्ट इसमें आपका यंग का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका इसमें टॉपिक यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विग रेखा छिद्र प्रयोग। ठीक है, यंग ने इस पर प्रयोग किया। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसके लिए इन्होंने एक एल पर्दा लिया, ये देखिए ये एल पर्दा लिया इसके लिए इन्होंने, जिसमें एक रेखा छिद्र एस है। ठीक है, इस पर्दे से आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा ये एम रखा हुआ है, जिसमें पास पास 2 रेखा छिद्र हैं, ये देखिए S1 व S2। ये दोनों रेखा छिद्र पहले वाले रेखा छिद्र S की सीधी रेखा में सीधे न होकर क्या है, इससे थोड़ा सा ऊपर और नीचे हैं तथा रेखा छिद्र S से समान दूरी पर है। पर्दे M के आगे कुछ दूरी पर एक ये देखो तीसरा पर्दा N लगा हुआ है। ठीक है, जब रेखा छिद्र S पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं, इस पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे पर समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। ये देखो एकांतर क्रम में ये दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां दिखाई देती हैं। ठीक है, ये अदीप्त पट्टियां हैं, ये दीप्त पट्टियां हैं, दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, दीप्त पट्टी के स्थानों को हमने क्या है B से डिनोट कर रहे हैं और अदीप्त पट्टियों को
डी से नोट कर रहे हैं। ठीक है, इन पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं तथा फ्रिंजों का यह समूह द्वियुग रेखा चित्र का व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। ओके, और ये इसमें है फ्रिंज चौड़ाई, ये जो फ्रिंज है इनकी चौड़ाई के लिए व्यंजक है। ठीक है, ये देखिए इसमें इसके लिए देखें फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, इसके लिए माना ये रेखा छिद्र एक्स है, ये भी हमने माना है एस है, जिसमें से एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। इस रेखा छिद्र से आगे दो रेखा छिद्र ये हैं S1 व S2 हैं, जो एक दूसरे के बहुत समीप हैं, एस के समांतर हैं तथा उससे समान दूरी पर स्थित है। ऐसे चलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं क्या है, S1 व S2 पर समान कला में पहुँचती हैं, इससे ये चलती हैं और इस पे क्या है, समान कला में पहुँचती हैं। हाइजेन के सिद्धांत अनुसार S1 व S2 भी द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। फिर इनसे ये दोनों क्या है, ये भी द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। ये तरंगिकाएं परस्पर अध्यारोपित करती हुई d दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। इस पर d दूरी पर स्थित है, इस पर फ्रिंजें बनाती हैं। अभी ऊपर हमने यंग के प्रयोग में ये पढ़ा है। ठीक है, अब इसके व्यंजक के लिए देखिए ये क्या है, माना पर्दे की बिंदु P, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बिंदु P है, ऊपर ये देखिए यहाँ पर ये बिंदु P है, P पर क्या है, दीप्त फ्रिंज बनती है। माना द्वियुग रेखा चित्र S1 व S2 का लंबाधर अर्धक क्या है, ये CO, ये देखिए यहाँ पर CO है। पर्दे से बिंदु O पर मिलता है तथा बिंदु P की O से दूरी ये S है। अतः रेखा चित्र S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना होगा, ये होगा ये वाला, देखो S2P माइनस S1P। पथांतर मतलब उनके पथों का अंतर। ठीक है, इनके पथों का अंतर क्या है, ये एंड ये। ठीक है, इसको हम माना S1 से S2P पर लंब S1A डालते हैं। हमने क्या किया, अब ये इस पे देखिए ये डाल दिया S1A, लंब डाल दिया इस पे S2P रेखा पर। ठीक है, अतः बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर कितना, S2A हो गया है। पथांतर का अंतर कितना हो गया, ये हो गया है। ठीक है, तो डेल S1 S2A तथा ट्राइंगल P, देखो PCO, ये और ये वाला ट्रायंगल, एक ये और ये क्या है, आपस में समरूप है। समरूप है तो क्या है, देखिए इसमें क्या समरूप है, तो S2A बराबर होगा OP के और S1 S2 किसके, CP के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बराबर है, ये रख दिया। और S1 S2 पर्दों के बीच की दूरी कितनी है हमारी, D, स्मॉल d मानी है, और PO कितना माना है, P से O तक की दूरी, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये कितना माना है, x माना है, और पर्दों के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल D मानी है। तो पथांतर S2A की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस D की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी XD/D। ठीक है केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, यदि प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर क्या है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा है, तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। अतः दीप्त फ्रिंज के लिए व्यंजक कितना हो जाएगा, दीप्त फ्रिंज के लिए होगा XD/D इक्वल टू m लैम्डा। m यहाँ पर कितना होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। ठीक है, ऐसे ही अतः MB अदीप्त फ्रिंज की बिंदु O से दूरी x इक्वल टू MD लैम्डा/D होगी। ठीक है, इस सूत्र में m इक्वल टू 0 रखने पर केंद्र दीप्त फ्रिंज अथवा शून्य क्रम फ्रिंज। ठीक है, अगर हम यहाँ पर m इक्वल टू क्या रख दें, यहाँ पर 0 रख दें, तो ये कौन सी होगी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगी, जो सबसे बीच में वहाँ पर जो हमने यंग का प्रयोग किया था, ये S1 S2। ठीक है, इस टाइप से जो ये बन के, जो ये बीच वाली बन के आई थी, ये n पर्दे पर, यहाँ पर एक पर्दा था ये S1 2, ये जो बीच वाली फ्रिंज थी। ठीक है, ये क्या है, शून्य क्रम फ्रिंज। m को 0 रखने पर ये शून्य क्रम फ्रिंज आएगी, और m के 1 रखने पर पहली दीप्त फ्रिंज होगी, m को वैल्यू जब 2 रखेंगे तो वो दूसरी दीप्त फ्रिंज होगी। ठीक है ऐसे ही केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए लिखें अगर हम, तो ये लिखेंगे यदि प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर क्या λ/2, 3 λ/2 और 5 λ/2 हो, तो प्रकाश की तीव्रता क्या है, न्यूनतम होगी। अतः अदीप्त फ्रिंजों के लिए न्यूनतम तीव्रता के लिए फॉर्मूला XD/D, ये कितना होगा, ये होगा m-½ लैम्डा। देखो यहाँ पर अगर हम इसकी m की वैल्यू क्या है, 0 पुट करें, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, λ/2 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 λ/2 ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 λ/2 आ जाएगा। ओके, अतः MB अदीप्त फ्रिंज की बिंदु O से दूरी कितनी होगी, ये हो जाएगी x इक्वल टू m-1 d λ/d। ओके, इस सूत्र में m इक्वल टू 1 रखने पर पहली अदीप्त फ्रिंज और m इक्वल टू 2 रखने पर क्या है, दूसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति आदि हमें प्राप्त रहेगी। ओके, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई किसे कहते हैं,
दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पहली दीप्त फ्रिंज ले ली एम बी दीप्त फ्रिंज और सेकंड ले लिए m+1 भी दीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो इसके लिए XM और XM+1 लिखेंगे। ठीक है, पहली दीप्त फ्रिंज XM और दूसरी क्या है XM+1। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या है, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं और इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लिखेंगे XM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर XM की वैल्यू लिखेंगे तो m(d)λ/2 और XM+1 भी फ्रिंज के लिए लिखेंगे तो m+1 d(λ/2। ठीक है, अतः MB तथा m+1 भी दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ये सेकंड वाली दीप्त फ्रिंज माइनस फर्स्ट वाली, तो दोनों के बीच की दूरी हम माइनस करके निकाल लेंगे, इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी m+1 d(λ/d माइनस m(d)λ/d। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई पहले इस m से होगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस में है, यहाँ से ये प्लस में बनेंगे तो दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और इस d(λ/d की मल्टीप्लाई किससे 1 से करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा d(λ/2। यही हमारी क्या है, फ्रिंज चौड़ाई है। तो हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला हो जाएगा W = d(λ/d)। ये हमारा फ्रिंज चौड़ाई है। ओके।